नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम टॉप 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस में, वो हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि 10% नियम दिया। ए है लिंगमैन द्वारा, और बी है गोल्डमैन द्वारा, और सी है बेकमैन द्वारा, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 10% का जो नियम है, प्रतिशत का नियम है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लिंडमैन द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बोल रहा है 5 नवंबर को, बी बोल रहा है 5 जनवरी को, सी बोल रहा है 5 जून को, डी बोल रहा है 5 सितंबर को। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है सी 5 जून को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ए है वायु, बी है तालाब, सी है जल, और डी है मृदा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बन जाएगा सी जल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि जैविक कारक नहीं है। तो जैविक कारक नहीं है, इसमें बोल रहा है ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी जीव सूक्ष्म जीव, और डी पिर स्तर। तो इसमें जो जैविक कारक नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पिरा स्तर, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, जंतु भी, और ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये भी श्वसन क्रिया करते हैं। बल्कि ये जो प्रसरण है ये नॉन लिविंग है, यानी कि ये अजैविक है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो स्थलमंडल में, या जलमंडल में, या वायुमंडल में, या प्रकाश मंडल में। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा कि अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। तो बोल रहा है ए पादप, बी बोल रहा है मृदा, सी बोल रहा है वायु, और डी बोल रहा है जल। साथियों, ये हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, और आपको टेट सी टेट की फुली ईवीएस पढ़नी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ईवीएस बाय ऋषिपाल शर्मा। वहाँ पर मैंने सब अध्याय वाइज यानी कि टॉपिक वाइज मैंने सारी ईवीएस पढ़ा रखी है, और साथ ही उसमें वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज भी करा रखी है 1000 क्वेश्चन की, 1000 वन लाइनर की। ये मल्टीपल चॉइस पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम सीधे वन लाइनर पढ़ते हैं। जैसे वो सीधे बोल दे जैविक घटक है तो सीधे उसके लिखा है कि पादप, ऐसे करके डायरेक्ट ये 4 जो मल्टीपल चॉइस हैं ये नहीं मिलेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो निम्नलिखित में से जैविक घटक है वो हो जाएगा हमारा पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। ए है 2 अक्टूबर को, बी है 1 जुलाई को, सी है 10 अगस्त को, और डी है 1 सितंबर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1 जुलाई। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो ठीक आंसर है वो हम जानेंगे। इसमें ये बोल रहा है पेड़ पौधे जीव जंतु, ए। बी बोल रहा है रिश्ते नाते और संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल, और डी बोल रहा है उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी जैसा कोई होता नहीं, उपरयुक्त होता है। ये हिंदी की दृष्टि से ये शब्द गलत है, उपरोक्त, ये उपरयुक्त होता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन सा ठीक है हमारा। तो इसमें हो जाएगा पेड़ पौधे और जीव जंतु। फिर जो है रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान सड़क पूजा स्थल, ये सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह हम देखते हैं 46वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जो 45वां, तो 45वां जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए बोल रहा है
सीधा, बी बोल रहा है उल्टा और सी बोल रहा है अनियमित और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। ए वनों की कटाई, बी है शिकार, सी है निर्माण कार्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतः क्रिया का उदाहरण है वो उसका ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य, इन सभी से प्राकृतिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच ये अंतः क्रियाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, तो पूछ रहा है सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक और पूछ रहा है लास्ट में उपरोक्त सभी। तो इसका जो 47 का प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख जो घटक हो जाएंगे वो हो जाएंगे सभी जीव और भू आकृति कारक और जलवायु कारक, यानी कि ये सब हमारे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ये पूछ रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का पिरामिड कितना स्थानांतरित होता है। तो ये बोल रहा है ए 25%, बी 30%, सी 50% और डी 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पोषण से स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो ऊर्जा कितने का स्थानांतरित होता है तो वो 48 का हो जाएगा, डी 10%। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ एक, जैसे 100% ये ऊर्जा पाई जा रही है पेड़ पौधों, और जब इसको बकरी खाएगी तो उसके लिए या जो और जानवर हैं घास खाने वाले पौधे खाने वाले तो उनके तक ये ऊर्जा पहुंचेगी 10%, और 10% का 10% फिर निकाल लीजिएगा, इतनी ऊर्जा पहुंचेगी उस तक, किस तक, जो मनुष्य उसे खाएगा यानी कि जो सर्वाहारी खाएगा। तो जो 100% का 10% यदि मैं निकालूं तो देखो मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा दूं। ये है 100 और 100 का 100% का की जगह गुणा और 10/100, 10%, ये 10/100, तो ये इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगी 10। अब 10 का 10%, तो ये 10 धाम कितने हो जाएंगे 100, और कितने हो जाएंगे 100, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा 1%। ऐसे ही अगर और उसके लिए जो खा रहे हैं तो ऐसे ये ऊर्जा का ये जो स्थानांतरण है वो घटता चलेगा। यानी कि मनुष्य को जब ये जो पेड़ पौधा था, पेड़ या पौधे जब थे तो यहाँ पर ये क्या था 100% था, और मनुष्य को कितना मिल रहा है, मनुष्य को पेड़ पौधे थे तो कितना था 100, मनुष्य को कितना मिल रहा है 10%, तो ये 10% हो गया। अब ये 10% जो है इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा मनुष्य, यानी जो सर्वाहारी है, किसे, बकरी को। ये तो पेड़ पौधे खा लिए बकरी ने और बकरी को खा रहा है मनुष्य, तो ये 10% का फिर हम 10% निकालेंगे, तो 10 का 10/100, तो 1 2 1 2, तो 1 कन्ना 1, तो 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1%। ऐसे करके ये निकलता है। अब मैं आगे बात करूँ आपसे तो देखते हैं क्या होता है। ये तो हमारा हो गया 48वां। अब 49 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव जो सप्ताह है वो कह रहा है ए अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, और बी बोल रहा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, और सी बोल रहा है 1 जून से 7 जून तक, और डी बोल रहा है 15 जून से 21 जून तक। तो ये जो 49वां क्वेश्चन है इसका क्या करेक्ट होगा कि वन्य जीव जो सप्ताह है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है। तो इसमें पहले पूछ रहा है कि जो कीट है वो मेढक या सांप, ए, बी है खरगोश लोमड़ी या शेर, सी है पिलावक या मछली
या व्हेल, और डी पूछ रहा है चूहा, सांप या गिद्ध। तो इसमें ये पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला जो है मैदान की नहीं है। क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है। तो इसका जो 50 का हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्लावक मछली और व्हेल मछली। तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि मैदान, अब जो कीट है, मेढक है, सांप, तो ये मैदान में भी रह लेते हैं। खरगोश, लोमड़ी, ये तो मैदान में ही रहते हैं। और ये जो चूहा और सांप, गिद्ध हैं, ये भी मैदान पे ही रहते हैं, यानी स्थल मंडल पे ही रहते हैं। अब ये कह रहा है नहीं है, तो 1, 2 और ये डी, ये तीनों तो हैं, लेकिन ये जो है सी वाला, ये किसका है? ये पानी वाला है। मछली जो है वो भी पानी में रहती है, प्लावक है वो भी पानी में रहता है, और व्हेल मछली वो भी पानी में रहती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो देखो ये मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो रिपीटेड चल रहे हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन छूट के जा ही नहीं सकता। यूट्यूब पे हम आपको मिलेंगे ही, कंटिन्यू हम पढ़ाई रहे हैं। तो देखो, और ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भी जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय कम है तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा और सिलेक्टेड पढ़ना होगा। तो ये कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया। ए बोल रहा है A.K. बनर्जी, बी बोल रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, और सी बोल रहा है अमृता देवी बिश्नोई, डी बोल रहा है मेधा पाटकर। तो इसमें जो चिपको आंदोलन को जो बल दिया वो बी हो जाएगा करेक्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या और तेज़ पढ़ाऊँ या और स्लो पढ़ाऊँ। तो वैसे मेरा जो पढ़ाने का अभी जो तरीका है वो मीडियम है, अगर आप चाहो तो मैं स्पीड से भी पढ़ा सकता हूँ। तो नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा वह है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। तो चमगादड़ जो है स्तनधारी क्यों है ये पूछ रहा है। तो चमगादड़ स्तनधारी है, ए उड़ता है, बी रात्रिचर है, सी शाकाहारी है, या डी बच्चे देता है। तो जो चमगादड़ है या स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चे देते हैं और उनके कान पाए जाते हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये किसकी पहचान है? ये स्तनधारी की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट में, वो है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो पूछ रहा है ए समुद्री जल, बी वर्षा जल, सी पर्यावरण, और डी हरे पौधे। तो ये तो सभी जानते हैं, तो इसका डी हो जाएगा हरे पौधे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट होने वाले हैं तो हम देखते हैं इसमें ये क्या कह रहा है। इसमें ये क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या पूछ रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पेड़ पौधे द्वारा गैस निकलती है, तो वो इसमें ए पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी पूछ रहा है नाइट्रोजन। तो ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना नाइट्रोजन निकलती, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और पूछ रहा है कि मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, क्या ये सही है? बी पूछ रहा है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासित करता है, क्या ये सही है? और सी पूछ रहा है पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को निष्कासित करते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा सही है, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। अब ये देखो फिर से पढ़ो इसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो मनुष्य के द्वारा क्या होता है कार्बन डाई, और पौधों द्वारा क्या होता है ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखो कैसे, क्योंकि मनुष्य और पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मनुष्य व पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन
व कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। नहीं, गलत। मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन निष्कासित नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पौधों के द्वारा ऑक्सीजन, ये तो गलत हो गया। बी है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासित करता है। मनुष्य ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं देता मनुष्य। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासित करते, ये भी गलत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोई नहीं। नेक्स्ट कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा सीटेट में पूछे गए प्रश्न का। ये देखो कैसे पूछते हैं। ये सीटेट के जो क्वेश्चन है ना वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो सीटेट के क्वेश्चन कैसे पूछता है। कह रहा है नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेणी होती है, कितनी दृष्टि श्रेणी होती है, श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना या गुनी अधिक दूरी वस्तु देख सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोल रहा कि बाघ, तेंदुआ या सांड, फिर ये बोल रहा है सांप, रेशम कीट या छिपकली, फिर ये पूछ रहा है चील, गरुड़ या गिद्ध, फिर ये पूछ रहा है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये क्वेश्चन का जो सार है वो ये पूछ रहा है कि मनुष्य की तुलना में जो 4 गुनी दूरी है वो कौन देख सकता है। यानी कि अगर मनुष्य 1 किलोमीटर देख रहा है तो इन सब में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो 4 किलोमीटर की दूरी देख सकता है। तो इसका देखो, बाघ, तेंदुआ, सांड, इसके कितने पैर होते हैं? 4। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे। बाघ, तेंदुआ, सांड, इसके पैर कितने होते हैं? 4। सांप, रेशम कीट, छिपकली, इनके पैर कितने होते हैं? ना सांप के कितने पैर हैं पता नहीं, ना रेशम के कीट के पता नहीं, ना छिपकली, ये छिपकली के तो 4 होते हैं, ये भी हटाओ। तो ये रेंगने वाले हो गए। अब ये जो चील, गरुड़ और गिद्ध, इसके चील कितने पैर होते हैं? 2। और पंख कितने होते हैं? 2। गरुड़ के पैर कितने होते हैं? 2। और पैर कितने होते हैं? 2, पंख। और गिद्ध के पैर कितने होते हैं? 2। और पर कितने होते हैं? 2। मधुमक्खी और ये मच्छर, तितली, इनके पैरों की संख्या अलग अलग है, 4 हैं, 6। और ये जो मच्छर, तितली है, इनकी भी अलग अलग। तो जो याद हम रखेंगे वो याद ऐसे रखेंगे कि जो चील, गरुड़ और गिद्ध के 2 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं इनके, तो जो कितने हो गए? 4। तो मनुष्य की तुलना में याद रखने की दृष्टि से कितने गुना देख रहे हैं? ये 4 गुना देख रहे हैं। ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है कि जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति क्या कर रहा है? तो तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझो। क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर है ए, पूछ रहा है क्या वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बी, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। सी, उस वाद्य यंत्र को ध्वनि सुनकर। और डी बोल रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा कंपनों के प्रति अनुक्रिया करते, क्योंकि जो सांप होते हैं उनके कान नहीं पाए जाते हैं और वो कंपन के द्वारा ध्वनि को क्या करते हैं, शरीर की जो त्वचा है उसके कंपन जो होता है उसको शरीर की त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं। तो वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया इसीलिए वे करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि यदि मनुष्य पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं, ये भी सीटेड क्वेश्चन है, कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये 2015 में पूछा गया था। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हम जानेंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। फिर ये बोल रहा है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। और डी बोल रहा है पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं। तो इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा कि यदि हम देखें, अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं अधिकांश पशु पक्षी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है
कि इनके जो नेत्र होते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं। वो गर्दन इसीलिए हिलाते हैं क्योंकि उनके जो नेत्र हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं और उन पर निमेषक पटल भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चौथा, वो है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। तो ये देखो पूछ रहा है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये जो हैं इनकी क्या विशेषता है। निम्नलिखित जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जा रही है, तो पूछ रहा है छिपकली, गौरैया और कछुआ और सांप, तो इनमें क्या विशेषता पाई जाती है। कह रहा है ए, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। बी बोल रहा है वो अंडे देते हैं। सी बोल रहा है ये जहरीले होते हैं। डी बोल रहा है वे भूमि एवं जल दोनों पर रह सकते। ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो सभी में कॉमन है, वो ये पूछना चाह रहा है, कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझो नीचे दिए गए जानवर निम्नलिखित कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो ये जो है इसमें देखो, तो जो गौरैया है, छिपकली है, कछुआ है और सांप है, तो इसमें ये कह रहा है ये क्या चीज़ इसमें पाई जाती है। तो ये क्या है, इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाए वे जहरीले होते हैं। कौन कौन, कछुआ, सांप और छिपकली, ये कैसे होते हैं, ये जहरीले होते हैं। और जो गौरैया ये भूमिगत और जल दोनों में रह सकते हैं, कतई गलत। भूमिगत और भूमि पर और जल दोनों में ये जो रहने वाला है वो सांप है, तो ये तो सांप पे फिट हो रहा है। और अंडे देते हैं तो वो छिपकली और गौरैया देती है, और ये सल्क से ढके होते हैं ये सांप का, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो जहरीले होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। तो वो है ए कौवा, या बी कोयल, या सी मैना, या डी उल्लू। तो जो उल्लू होता है वो ज़्यादा अपनी गर्दन घुमा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6 पक्षियों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो इसमें फिर रिपीट हो रहा है, तो इसमें ए हो जाएगा चील, बाज या गिद्ध, बी हो जाएगा पाकता कौवा या मोर, सी हो जाएगा कौवा, चील या बुलबुल, और डी हो जाएगा बाज, कबूतर या तोता। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपके लिए। तो चील है, इसके 2 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं। बाज है, इसके 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं। गिद्ध है, इसके 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो कुल मिला के इसके एक पक्षी जो है, जैसे चील है तो इसके 2 पैर और 2 पैर कितने हो जाएंगे, 4। तो जो मनुष्य की अपेक्षा जो 4 गुना देख सकता है वो चील, बाज, गिद्ध ही देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए क्या हैं। तो पहला ये बोल रहा है बैंगनी और नीला, बी बोल रहा है हरा और पीला, सी बोल रहा है काला और सफ़ेद, और डी बोल रहा है लाल और संतरी यानी कि नारंगी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो पक्षी हैं और जो जानवर हैं, कुछ जानवर जो रात को जागने वाले होते हैं, तो उनमें से क्या होता है, ये अधिकांश काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कारण इसका ये, इनमें जो शंकुआकार जो लेंस पाया जाता है वो नहीं होता, जबकि मनुष्य में ये होता है। तो नेक्स्ट हमारा है वो कि ये बोल रहा है, अब ये कूट वाला प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। फिर ये कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं क्या। एक सही है। बी बोल रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं क्या, ये सही है। फिर ये बोल रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं क्या, ये सही है। फिर ये चौथा बोल रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, कौन सा सही है। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा, अब इसने नीचे ये दे दिए, ये कूट प्रश्न बोलते हैं इसे। ऐसा ही एक प्रश्न जरूर आएगा टेट में भी, सी टेट में भी। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। तो देखो जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे। तो इसमें जो 1 है ये तो हमारा
करेक्ट हो गया। तो एक कहाँ कहाँ सही दिख रहा है, एक तो इसमें सही दिख रहा है और एक इसमें सही दिख रहा है, यानी या तो ए वाला हो सकता है या बी हो सकता है। तो ये हमारा कट हो गया, सी और बी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो 1 और 2 जिसमें पाया जा रहा है वो देख लो, तो ये तो हमारा पहले ही कट गया था। अब हमारा 1 और 2, तो ये तो नहीं होगा। अब ये हमारा तो ऑटोमेटिकली ही सही हो गया, डी 1 और 2। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि रात को जागने वाले हर जीव को, हर चीज़ को, सुनो, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। तो कह रहा है हर रंग को देख सकते हैं, या केवल काला सफ़ेद ही देख सकते हैं, या सी बोल रहा है केवल हरे रंग को देख सकते हैं, या डी बोल रहा है केवल लाल रंग को देख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाए, रात को जागने वाले जो जानवर हैं वो सिर्फ केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। ये बोल रहा है पक्षी उड़ सकते हैं, सभी उड़ते हैं। बी बोल रहा है पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, और सी बोल रहा है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं, और ये डी बोल रहा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पक्षियों की आँखें पुतली से घूम नहीं सकती, वो स्थिर होती है इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। नेक्स्ट जो 11वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है। तो वृद्धि और भोजन बनाना ये क्या मनुष्य और पेड़ पौधे जंतुओं सभी में पाया जाता है। बी बोल रहा है प्रजनन और भोजन, ये सही है। सी बोल रहा है प्रजनन और अंकुरण। डी बोल रहा है वृद्धि और प्रजनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पेड़ पौधे और सजीव दोनों में जो कॉमन बात है वो प्रजनन, 11वें का इसका ठीक हो जाएगा डी, वो है कि वृद्धि और प्रजनन ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। तो इसमें जो सही है वो पूछ रहा है क्या चींटी है, बी क्या मच्छर है, सी क्या रेशम का कीट है, डी क्या मधुमक्खी है। तो इसे कैसे याद रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि तो दुनिया में चाहे जहाँ भी रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये रेशम का कीट अपनी मादा जो कीट है उससे कहता है, यानी कि जो रेशम का जो कीड़ा है उसकी जो प्रेमिका है रेशमी या रेशमा, उससे ये कहता है कि रेशमा तू कहीं भी रहे मैं तुझे तेरी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लूँगा। तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा, अब देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखें। इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है कि क्वेश्चन है इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पहला ये बोल रहा है एंथोसाइनिन, और बी बोल रहा है कैरोटीनाइड, और सी बोल रहा है लाइकोपीन, और डी बोल रहा है क्लोरोफिल। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा कि जो वर्णक यानी कि जो हरित जो क्लोरोफिल होता है उसे वर्णक ये बोल रहा है। तो जो क्लोरोफिल है उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट हमारा जो है कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वानस्पतिक नेम जो साइंटिफिक जो नेम है वो है ओशिमम सेक्टम। क्या है, ओशिमम सेक्टम। अब ओशिमम सेक्टम जो नाम अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो जो जड़ी बूटियों की रानी है वो हम बोलते हैं तुलसी को, और तुलसी का ही जो साइंटिफिक नेम है वो है ओशिमम सैंक्टम। क्या है, ओशिमम सैंक्टम। ये किसका है, तुलसी का।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में किसे सोख सकते हैं? तो ये पूछ रहा है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं, ए। बी हो जाए क्या हीलियम सोख सकते हैं, सी हो जाए क्या नाइट्रोजन सोख सकते हैं, डी पूछ रहा है क्या ऑक्सीजन को सोख सकते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे निम्न में से जो किसे सोखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन करेक्ट वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं, या आशवन कहते हैं, या किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूध से दही जो होता है वो किण्वन की प्रक्रिया से होता है। अब दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 206 पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है कि फूल की घाटी अवस्थित है। अवस्थित का मतलब होता है कि वह कहाँ पर स्थित है, ये बात ये पूछना चाह रहा है। तो जो फूलों की जो घाटी है वो फूलों की घाटी किस जगह पर स्थित है? तो फूलों की घाटी जो साथियों इसमें है कि जम्मू कश्मीर, बी बोल रहा है हिमाचल प्रदेश, सी बोल रहा है सिक्किम, या डी बोल रहा है उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फिर ये जो पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, अब ये रिक्त स्थान पूछ रहा है, ऑक्सीजन एवं किसका, यहाँ पर ये पूछ रहा है किसका अपचयन होता है? तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये होगा वो होगा, ये पूछ रहा है जल या NADP या NADPH2 और CO2, या CO2 जल या CO2 NADPH2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल और NADP, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि 8 पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि श्वसन क्रिया होती है, बी बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो पौधों के जो वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है तो बाष्पोत्सर्जन और श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण ये सब पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा है कि बर्फ़ पर अंडे देने वाले जो पक्षी हैं वो आर्कटिक होते हैं, या हिमिंग बर्ड होते हैं, या एल्बेट्रास होते हैं, या पेंगुइन होते हैं। तो जो हमारा 9 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि जो बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी है वो पेंगुइन है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसमें बोल रहा है ए नीम, बी देवदार, चीड़, या ओक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटनाशक जैविक का जो उत्पादक वो नीम है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कह रहा है महुगबनी, कह रहा है बी कैक्टस, फर यानी सी, और डी बोल रहा है चंदन। तो जो प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल का अर्थ होता है जहाँ पर डेजर्ट इलाका है, जो सूखा क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती, जैसे राजस्थान है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कौन सी ये जो पाई जाती है? तो यहाँ पर किस तरीका, ये जो कैक्टस माने होता है नागफनी, यानी जो कटीले जो झाड़ी जो पाई जाती हैं वो मरुस्थल में पाई जाती हैं जहाँ पर पानी की अधिकता नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी कैक्टस। नेक्स्ट हमारा जो है कि दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ए बोल रहा एस्परजिलस, बी बोल रहा स्टेरेटोफोकस कोकस और डी सी बोल रहा रेट्रोवायरस, और डी बोल रहा है लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो दही निर्माण की जो सूक्ष्म की जीवी जो उत्तरदायी होते हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लैक्टोबैसिलस। एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जहाँ पर भी आपको लैक्टो समझ में आ जाए, जहाँ पर भी ये लैक्टो बर्ड कहीं पर दिख जाए, तो लैक्टो बर्ड का जो अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है वो होता है कि यहाँ कहीं पर दूध से संबंधित बात हो रही। वो पूछ लेगा दूध को हम मापते हैं शुद्धता, तो क्या हो जाएगा लैक्टोमीटर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लैक्टो का अर्थ जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि ये जो बात कर रहा है वो दूध से संबंधित
कर रहा है। किससे संबंधित कर रहा है? दूध से संबंधित ये कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रुधिर जो वर्ग की जो खोज की थी वो करने वाले हैं हमारे वैज्ञानिक साहब कार्ल लैंड स्टीनर। कौन से वैज्ञानिक हैं? कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है, वैसे लैंड स्टीनर भी हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कि प्याज, आलू और अदरक ये क्या है? तो प्याज और आलू और अदरक ये ए जड़ हैं, बी तना है, अपस्थानिक जड़ हैं या शल्क हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्याज, आलू और अदरक ये क्या हैं? ये बी तना होते हैं। क्या होते हैं? तना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अरे यार, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ पे थे? फिर 15वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जलवाष्प। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो है कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर शिक्षक एक प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ रहा है। अप्लाइड क्वेश्चन है ये। तो इसमें ए पूछ रहा है स्थलीय है, जलीय है, उभयधर्मीय, मरुस्थलीय। तो इसमें ये 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरुस्थलीय। अभी ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था। तो 17 के पौधे में कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? ए बरगद, बी गुलाब, सी मेहंदी, डी तुलसी। तो निम्नलिखित कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? तो मेहंदी है, गुलाब है, या तुलसी है, या बरगद है। तो जो वृक्ष होते हैं वो बरगद की श्रेणी में वृक्ष आता है, गुलाब है, और जो मेहंदी है झाड़ी की श्रेणी में आती है, तुलसी अपने आप में एक पौधा है। नेक्स्ट है कि कीट पक्षी पादप मृदा उगते हैं, इनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो जो कीट पक्षी जो पादप होते हैं वो कहाँ उगते हैं? जहाँ पर इसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, यानी कि जो नाइट्रोजन ए है, बी बोल रहा है कार्बन, सी बोल रहा है सल्फर, या डी बोल रहा है पोटेशियम। तो कीट पक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट जो है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो बांस है, केला है, गन्ना है, या सरसों है। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का जो आपको मैं समझा दूं ये क्या होता है, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का जो अर्थ होता है, जैसे मैं सरसों अगर लूँ, सरसों को जो ऊपरी जो कवर है, खोल है, वो उसे अगर मैं उतार दूं तो उसके अंदर वो जो निकलेगा बीज वो कितने में डिवाइड होगा? वो स्वतः ही 2 पार्टों में आपको डिवाइड मिलेगा। अगर मैं आपको इसे कहूँ कि ये जो धान होता है इसके लिए आप तोड़िएगा, इसका जो कवर है वो हटाइएगा, उसके अंदर जो निकलेगा वो कितने भागों में डिवाइड मिलेगा? तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो एक होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो बांस है और जो केला है और जो गन्ना है, तो इसमें ये तो एक बीजपत्री होंगे, और ये जो सरसों है ये 2 बीजपत्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बीसमा की पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा, फिलोएम द्वारा, या कैम्बियम के द्वारा, या पैलीसेड के द्वारा। तो पौधे में जल का जो अधिग्रहण होता है वो जाइलम द्वारा होता है। जालिम द्वारा नहीं होता, जाइलम द्वारा होता है। जालिम तो बाद में बनता है, पहले तो जानू सोना बेबी ही होता है, जब लड़ाई होती तब वो जालिम बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो पौधे का जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वो जालिम के द्वारा नहीं होता, वो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 21वां की निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह संबंधित है? तो आम है, इमली है, नारियल है, नीम है। तो जो अलग पूछ रहा है इसका अर्थ है कि जो आम, इमली, नीम और नारियल, तो आम, इमली और नीम ये तो स्थल पाए जाते हैं, और जो नारियल है ये इसलिए अलग है क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र के किनारे ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में
खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो मैंग्रोव होते हैं यानी कि जो समुद्र के निकट जो पाए जाते हैं, जो खारे पानी में जो उगते हैं, वो कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो कह रहा है मरुद्विद क्षेत्र में, या लवणोद्विद दलदल क्षेत्र में, या गर्म या आर्द्र क्षेत्र में, या शीत क्षेत्र में। तो जो लवण माने क्या होता है, नमक होता है। तो जो मैंग्रोव पादप होते हैं वो लवणों जो वेद होते हैं यानी कि दलदल भूमि, ये जहाँ पर नमक की मात्रा पाई जाती है वहाँ पर ये उगते हैं। तो साथियों ये हमारे रहे आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैं आपको इसी तरह से पर डे हो सकता है 2 या 3 वीडियो भी दे दूं। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा। ईवीएस की गारंटी मैं लेता हूँ 30 में से 30 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। एक क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि बीएस कभी कभी ये विवादित रहता है, तो कॉमन क्वेश्चन दे रहा है तो 30 में से 30 आ जाते हैं, अगर वो काट रहा है आयोग तो ये हट जाता है। तो ये हमारे कुछ रहे आज के क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपकी मर्जी है, करो या मत करो। मेरा काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का। अगर आपको लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो ये अपने मित्र और साथियों के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि अगर आप अच्छे रैंक से पास हो रहे हैं तो आपके साथ वाले भी पास हो सकें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।